Hello everyone, welcome back to this YouTube channel Star Notes Language and Literature. I am your educator Priya. पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वॉर ऑफ द रोजेस जो कि चला था 1455 टू 1485. अब इसके आगे पढ़ते हैं. जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, मैंने इंग्लिश लिटरेचर के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि वॉर ऑफ द रोजेस मैंने कवर किया है. आज उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे हेनरी द एट. तो हेनरी द एट मैं कवर तो कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम हेनरी द एट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, किस डायनेस्टी से संबंधित है, कौन सा एरा से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से हैं या अर्ली एलिजाबेथन एज से हैं. इन सारे सवालों का जवाब हमें पता होना चाहिए. ठीक है, उन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढेंगे इस वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बिल्कुल इतना इजी कर देंगे जितना आपने सोचा नहीं था. चलिए समझते हैं. फैमिली ट्री. फैमिली ट्री में सबसे पहले हम एक खानदान के बारे में पढ़ेंगे जो कि खानदान है प्लांटेजेंट फैमिली है, एक जो कि रॉयल फैमिली है, मतलब राजाओं का खानदान है. फ्रेंच की ये खानदान जो है ये फ्रेंच में ओरिजिनेट हुए थे और कंट्री ऑफ एंजॉय से ये बिलोंग करते हैं. प्लांटेजेंट फैमिली. ठीक है, प्लांटेजेंट फैमिली के एक वंशज हुए एडवर्ड द थर्ड. इन एडवर्ड द थर्ड के 5 बेटे हुए. कितने बेटे हुए? 5 बेटे. अब बाकी जो 3 होंगे वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन जो 3rd नंबर का बेटा था और 4th नंबर का बेटा था, ये 2 अलग अलग जगह के राजा बनते हैं. पहला बनता है ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, 3rd वाला. 4th वाला बनता है ड्यूक ऑफ यॉर्क. और आप सबको याद होगा कि वॉर ऑफ हाउस जो है वो हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क का ही तो हुआ था, इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 3rd बेटे का नाम था जॉन ऑफ गॉन्ट, 4th बेटे का नाम था एडमंड लैंगले, और ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर जो थे उनके वंशज हुए हेनरी द 5 और ड्यूक ऑफ यॉर्क के वंशज हुए रिचर्ड. अब हेनरी द 6. हेनरी द 6 हेनरी 5 के बेटे थे और ये एक बहुत ही वीक किंग थे, कमजोर किंग थे. उसके बाद आते हैं हेनरी द 7. हाँ जी, ये वही हेनरी द 7 है, ये वही हेनरी द 7 है जो कि युद्ध जीतते हैं वॉर ऑफ रोजेस. वॉर ऑफ रोजेस जीतते हैं 1485 में, 1485 में वॉर ऑफ रोजेस को जीतते हैं और हेनरी द 7th ही स्टैब्लिश करते हैं टूडर डायनेस्टी को. तो आप ये कह सकते हैं कि टूडर डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी द 7th. आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि हेनरी द 7th ने टूडर डायनेस्टी कैसे नाम कहलाया? हेनरी वंश कहलाना चाहिए था, हेनरी डायनेस्टी कहलाना चाहिए था. टूडर डायनेस्टी क्यों कहलाया? क्योंकि हेनरी द 7th को हेनरी टूडर के नाम से भी जाना जाता था और यहीं से शुरुआत होती है टूडर डायनेस्टी की. तो प्रश्न नंबर 1 कि टूडर डायनेस्टी को किसने स्टेब्लिश करा? तो आपका आंसर होना चाहिए हेनरी द 7th. किसने स्टेब्लिश करा? हेनरी द 7th. ठीक है, आइए अब हेनरी द 7th का बेटा हुआ, हेनरी द 7th का बेटा हुआ हेनरी 8 और वही हेनरी 8 को अभी हम लोग पढ़ेंगे जो कि सेकंड किंग ऑफ टूडर. अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फर्स्ट किंग ऑफ टूडर डायनेस्टी कौन था, तो हेनरी द 7th. और आपसे पूछा जाए कि सेकंड किंग ऑफ हेनरी टूडर डायनेस्टी कौन था, तो हेनरी द 8. ओके, नाउ बिना देरी किए हेनरी द 8 को समझते हैं. हेनरी द 8 को समझते हैं बिना देरी किए. तो हेनरी द 8 पहले तो पता होना चाहिए कि किसके बेटे हैं, तो हेनरी द 7th के. अच्छा, ये जो टूडर डायनेस्टी है इसी डायनेस्टी से एलिजाबेथ हमारी बिलोंग करती है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हेनरी द 8 ये अर्ली एज ऑफ एलिजाबेथ है. क्या है? अर्ली एज ऑफ एलिजाबेथ है. आई बात समझ? यानी कि टूडर डायनेस्टी में जो हेनरी 8 हम पढ़ रहे हैं वो अर्ली एज ऑफ एलिजाबेथ है, क्योंकि अभी एलिजाबेथ का शासनकाल आया नहीं है. अभी पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए हेनरी द 8 की ही बेटी थी एलिजाबेथ, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है. ठीक है, चलिए ये सब कहानी को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं. कोई भी डाउट अगर रहे आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके मन में ये डाउट है. ठीक है, हेनरी द 8. हेनरी द 8 क्या थे कि सेकंड किंग बने. क्या बने? सेकंड किंग बने. कहां के सेकंड किंग बने? तो टूडर डायनेस्टी के. टूडर डायनेस्टी के सेकंड किंग बने. कौन? हेनरी द 8. इंग्लैंड में इन्होंने 1509 टू 1547 शासन किया. 1509 से लेकर के 1547 तक हेनरी द 8 ने शासन किया.
बहुत ही पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल किंग्स थे इंग्लिश हिस्ट्री के। अब आप पूछेंगे कि पावरफुल तक तो समझ आता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल किंग कैसे बने? प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए कि पावरफुल तो समझ आता है कि किंग है तो कोई पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल कैसे बने? हेनरी द एट इसलिए कंट्रोवर्शियल थे क्योंकि हेनरी द एट 6 बार शादी करे, इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल थे। अच्छा, तो कोई 6 बार शादी करेगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्या? नहीं, सब तो नहीं होंगे, लेकिन हेनरी द एट कंट्रोवर्शियल थे। क्यों थे उसे समझते हैं। पहला पॉइंट कि उन्होंने 6 बार शादियां करी। कितनी बार शादियां करी? 6 बार शादियां करी। ब्रोक अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च, और जो पहले चर्च का सिस्टम था, रोमन कैथोलिक चर्च का सिस्टम था, उससे ये ब्रोक अवे हो गए, उससे ये अलग हो गए। अब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। जब अपनी वाइफ से ये डाइवोर्स लेने के लिए गए हेनरी द एट, तो पोप ने मना कर दिया डाइवोर्स दिलाने से, है ना। तो ये इतने एग्रेसिव हो गए कि इन्होंने अपना चर्च ही अलग स्टैब्लिश कर लिया, प्रोटेस्टेंट के नाम से जो जाने गए। यहीं से 2 भाग में बढ़ जाता है चर्च। एक तो कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, पुराने वाले चर्च है, और नया चर्च जो हमारे हेनरी द एट ने स्टेब्लिश कर दिया। तो इसीलिए दूसरा कारण ये है कंट्रोवर्शियल होने के। तीसरा कारण ये है कि किसी और को हेड ना बना करके खुद ही चर्च के हेड बन गए। ही मेड द किंग हेड ऑफ द चर्च, और राजा को ही बोला कि राजा जो होगा अब वही चर्च का हेड बनेगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट एक नया चर्च तो इन्होंने लॉन्च कर लिया, अपना चर्च अपनी सत्ता। पॉइंट नंबर 4, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एलिजाबेथन गोल्डन एज, और हेनरी द एट ने एक जो है वो जमीनी स्तर पे फाउंडेशन तैयार करके दिया, जिसकी वजह से एलिजाबेथन का गोल्डन एज शुरू होता है। अभी एलिजाबेथ का जन्म भी नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग बस हेनरी द एट को पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ और क्यों एलिजाबेथ का एज गोल्डन एज बन गया। सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। हेनरी द एट पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। तो अब तक तो हम लोग जान गए कि हेनरी द एट कौन थे, कब से कब तक उन्होंने शासन किया। तो हेनरी द एट सेकंड किंग थे टूडर डायनेस्टी के। और क्या जाना हम लोगों ने? तो सेकंड किंग टूडर डायनेस्टी के हुए। उसके बाद 1509 से लेकर के 1547 तक शासन किया। पावरफुल तो थे ही, उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग थे। कंट्रोवर्सीज क्यों थी? कि 6 शादियां करी, चर्च से अपना रिश्ता खराब कर दिया, एक नया चर्च प्रोटेस्टेंट को स्टेब्लिश कर दिया, किंग को ही चर्च का हेड बना दिया, और यही से बेस मिलता है एलिजाबेथ एज को शुरू होने का। अभी न्यू तैयार हो रहा है। आइए हेनरी द एट के पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टर को समझते हैं। जब हेनरी द एट यंग थे तब कैसे थे? बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी थी, टॉल थे, स्ट्रांग थे, हाईली एजुकेटेड थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और ऐसा नहीं था कि 6 शादियां करी, पोप से ब्रेकअप कर लिया, मतलब ब्रेकअप बोले तो ब्रेक कर लिया चर्च के साथ रिलेशन, कैथोलिक चर्च के साथ में। तो ऐसा गुंडागर्दी तो था ही इनके अंदर, लेकिन उसके अलावा पढ़े लिखे व्यक्ति थे भाई, बहुत हाईली एजुकेटेड थे। इनके अंदर बहुत प्यार था म्यूजिक के लिए, लव था। किसके लिए? म्यूजिक के लिए बहुत प्यार था। किसके लिए? देखो यही से फाउंडेशन बन रहा है, क्योंकि हेनरी द एट म्यूजिक को जगह देंगे, डांस को जगह देंगे अपने शासन में, हंटिंग को जगह देंगे अपने शासन में, स्पोर्ट्स को भी वैल्यू करेंगे, तो और ये रेनेसा के आइडिया को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये हमेशा वैल्यू करते हैं टैलेंट को, कॉन्फिडेंट को और एम्बिशियस को। ठीक है, इसीलिए ये एक एजुकेटेड व्यक्ति थे भाई बहुत ज्यादा। और ये रेनेसा, बट द वीकेस्ट वीकनेस वॉज, भाई हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस होती है, उसी प्रकार हेनरी द एट के अंदर भी कुछ वीकनेस थी। क्या वीकनेस था? हिज ऑब्सेशन विद द मेल हेयर। उनका जो ऑब्सेशन था, क्या था? ऑब्सेशन था। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? कि ऑब्सेस्ड थे, मतलब बहुत ज्यादा एकदम इनको लगाव था कि इनको मेल हेयर चाहिए, यानी इनको अपना लड़का वंशज चाहिए। अब इसी लड़का वंशज के चक्कर में ये 6 शादियां करते हैं। आइए अब इनकी 6 शादियों को देखते हैं। द 6th मैरिज ऑफ हेनरी द एट। हेनरी द एट के 6 मैरिज को समझते हैं। 6 मैरिज को समझने से पहले आपको कुछ और चीजें समझनी होंगी, वो मैं आपको बता रही हूँ क्या समझनी होंगी। 6 शादियां करी हेनरी द एट में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अर्ली एलिजाबेथन एज का कौन सा वो राजा था जिसने 6 शादियां करी? उसमें से पहली को डाइवोर्स दे दिया, वही जिसको पोप ने डाइवोर्स दिलाने से मना कर दिया था। तो भाई हमारे हेनरी द एट तो महान व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या करा? खुद का ही प्रोटेस्टेंट चर्च शुरू कर दिया।
तो पहली वाली को डाइवोर्स दे दिया, दूसरी वाली का भी हेड कर दिया भाई, सर कटवा दिया इन्होंने, तीसरी वाली जो थी वो मर गई बेचारी, चौथी को डाइवोर्स दे दिया, फिर पांचवी को भी हेड करा दिया, और छठी जो थी एकमात्र सरवाइव करी, और ये बुढ़ापे तक साथ देती है। आप समझ रहे हो कैसा व्यक्ति है भाई हेनरी द एट। मतलब क्रूर भी है, इंटेलिजेंट भी है, पावरफुल भी है, स्ट्रांग भी है, पढ़ा लिखा भी है, मतलब टैलेंटेड व्यक्ति है ओवरऑल। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी पहली जो व्यक्ति थी वो कैथरीन ऑफ एरागन थी। कैथरीन ऑफ एरागन, एक सेकंड, हाँ, कैथरीन ऑफ एरागन थी। कैथरीन ऑफ एरागन से इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। क्यों क्यों डाइवोर्स लिया? क्योंकि वो बेटा नहीं दे पा रही थी, उनके बेटे नहीं हो रहे थे, और इन्हीं से पोप ने रिफ्यूज कर दिया था डाइवोर्स को। तो क्या हुआ, कैथोलिक नहीं देगा तो प्रोटेस्टेंट चर्च बनाएंगे, पर डाइवोर्स तो लेंगे, चर्च ही चाहिए ना। दूसरी बीबी होती है एन बोलेन। एन बोलेन से ही इनकी बेटी होती है, तो एन बोलेन से ही इनकी बेटी होती है, एन बोलेन से इनकी बेटी होती है एलिजाबेथ। क्या होती है? एलिजाबेथ, एन बोलेन की बेटी होती है। तो एन बोलेन के पापा कौन हो गए? तो पापा हो गए हेनरी द एट, और मम्मी कौन हो गई? एन बोलेन। आई बात समझ? फैमिली ट्री बनाऊं या समझ जाएंगे? चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए फैमिली ट्री बना देती हूँ। तो हेनरी एट और एन का होता है शादी। हेनरी द एट और एन की हो जाती है शादी, पोपो शादी हो गई। अब इन दोनों से जो बच्चा होता है वो होती है एलिजाबेथ। क्या होती है? एलिजाबेथ। ठीक है, अब इनका बच्चा एलिजाबेथ हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिजाबेथ किसकी बेटी है। उसकी मम्मी का नाम तो पता रहता है, पर पापा को हम लोग सिर्फ रटते हैं, समझने की कोशिश कभी नहीं करते। तो एन बोलेन से दूसरी शादी करी भाई, ये भी उनको बच्चा नहीं दे पाई। ठीक है, और मतलब बच्चा तो हुआ पर बेटा नहीं हुआ। ठीक है, तो बी हेडेड, इनको भी सर कटवा दिया। क्यों सर कटवाया? अक्यूज्ड ऑफ एडल्ट्री एंड ट्रेजन, इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और एडल्ट्री का आरोप लगा दिया कि कहीं वो उनका संबंध जो है एन बोलेन का किसी और के साथ है, इसलिए जो है वो बाद में हम आगे चल के मैं बताऊंगी कि किन से एन बोलेन के संबंध को जोड़ा जाता है, वो भी बताऊंगी। पर इसके लिए आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगी, क्योंकि वो ना तो वेरी फेमस राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, एलिजाबेथन एज के ही, जिससे एन बोलेन का संबंध बना था या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना था। बहुत फेमस राइटर है ना? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। एंड थर्ड जो है जेन सैमर। जेन सैमर ये भी बच्चे को जन्म देने में इन्होंने एडवर्ड फोर को जन्म दिया भाई। ये एक बहुत ही जेन सैमर जो है डाइड गिव बर्थ टू एडवर्ड सिक्स, इन्होंने एडवर्ड सिक्स को जन्म दिया। तो हेनरी द एट जब खत्म करेंगे तो एडवर्ड द सिक्स को पढ़ेंगे। अब देखो कितना मन्नतों के बाद एक बेटा हुआ है, एडवर्ड द सिक्स। उसके बाद में क्योंकि एडवर्ड को जन्म देते ही उसकी मां मर गई, अब आता है एन ऑफ क्लीव्स, इसको भी डाइवोर्स कर दिया, पॉलिटिकल मैरिज फेल्ड हो गया। ठीक है, कैथरीन हॉवर्ड से शादी करा, बिहेड कर दिया, अक्यूज्ड ऑफ इमोरल बिहेवियर इमोरल था इसलिए कैथरीन पर के साथ सरवाइव किए, और बाद में ये लास्ट तक जो है वो शादी करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरी द एट जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट पावर एंड क्रुएलिटी के जीता जागता एग्जाम्पल है। क्या है? जीता जागता एग्जाम्पल है। किसके किसके जीता जागता एग्जाम्पल है? एब्सोल्यूट पावर एंड क्रुएलिटी के। एब्सोल्यूट पावर एंड क्रुएलिटी के जीते जागते एग्जाम्पल है कौन? हेनरी द एट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आता है या अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप मुझे प्लीज कमेंट में बोलेगा कि सीरीज को कंटिन्यू करिए। आपके कमेंट के बिना मेरी इतनी मेहनत बेकार है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है। कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे वे ऑफ टॉकिंग में, मेरे प्रेजेंटेशन का तो मैं अभी फिलहाल मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है नॉलेज। तो उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा सिखा सकती हूँ। कहीं भी दिक्कत लगे कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट में बोलना, और कमेंट आपके मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। पूरा दिन बन जाता है मेरा आपकी कमेंट से। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश रिफॉर्मेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इंग्लिश में किस प्रकार से रिफॉर्म आया, किस प्रकार से पुनः परिवर्तन आया, ये देखते हैं। द इंग्लिश रिफॉर्मेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ हेनरी द एट। हेनरी द एट का सबसे मोस्ट अचीवमेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो हासिल करा उन्होंने, वो था इंग्लिश में रिफॉर्मेशन। क्या था? इंग्लिश में रिफॉर्मेशन। ये इनका सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था। किसका? हेनरी द एट का। कैसे था, क्यों था इनका रिफॉर्मेशन, इनका इतना बड़ा अचीवमेंट? आइए देखते हैं क्या अचीवमेंट था। मैंने बताया ना आपको, पोप से लड़ाई हो गई, और पोप से लड़ाई होकर के अपना ही खुद का चर्च जो है वो बना देते हैं। कहाँ पे बना देते हैं? इंग्लैंड में।
प्रोटेस्टेंट के लिए। द पोप रिफ्यूज टू ग्रांट हेनरी अ डाइवोर्स, जब पोप ने उनको डाइवोर्स दिलाने से मना कर दिया। हेनरी द एट ब्रोक अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च, तब हेनरी ने रोमन कैथोलिक चर्च से ही रिश्ते नाते खत्म कर दिए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने एक नए चर्च की स्थापना करी, प्रोटेस्टेंट की स्थापना करी इंग्लैंड में ही, और खुद को ही चर्च का हेड बना दिया। यहीं से कहीं ना कहीं एक रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, इन सब चीजों का फल क्या होता है? तो एक नया चर्च बनता है, एक नया चर्च बनता है जो कि होता है एंग्लिकन चर्च। एक नया चर्च बनता है जो कि होता है एंग्लिकन चर्च। किंग्स पावर बिकम सुप्रीम, क्योंकि पहले पोप भी, पादरी भी, चर्च के हेड भी पावर में थे, लेकिन अब तो किंग ही है हेड भी चर्च का, तो अब जो है किंग्स का पावर है वो सुप्रीम हो गया। रिलीजियस अथॉरिटी कम अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल, अब रिलीजियस का जो अथॉरिटी था, जो रिलीजन का अथॉरिटी था, अब वो भी राजा के अंतर्गत आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन क्या है? हेनरी अंडर 8 पॉलिटिकल पावर डिफीटेड रिलीजियस, यानी कि हेनरी द 8 के शासनकाल में पॉलिटिकल पावर जो था उसने रिलीजियस पावर को घटा दिया, मतलब राजनीतिक क्षमता ने हरा दिया था धार्मिक क्षमता को। अच्छा, हेनरी द 8 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। हेनरी द 8 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेनरी द 8 का? तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि चर्च जो है वो वीक हो जाएगा। क्यों चर्च वीक हो जाएगा? क्योंकि अब देखो, कैथोलिक का सर्वे सर्वा पावर था, कैथोलिक चर्च का, मतलब अगर किसी को डाइवोर्स भी लेना है तो बिना पादरी के, बिना पोप के वो डाइवोर्स नहीं ले सकता है। लेकिन अब जो हेनरी 8 है, उन्होंने एक नई चर्च की स्थापना कर दी प्रोटेस्टेंट की इंग्लैंड में, और खुद ही हेड बन गया, तो अब राजा जो चाहे वो कर सकता है। तो बेसिकली जो चर्च का पावर पहले था वो तो अब वीकन हो गया ना। किंग बिकम एक्सट्रीमली रिच, ऑब्वियस बात है भाई, डांस को सपोर्ट करा, लिटरेचर को सपोर्ट करा, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करा, तो सब कुछ को जब इन्होंने सपोर्ट किया तो एक्सट्रीमली अमीर तो ये होंगे ही। फ्यूडलिज्म डिक्लाइन, हाँ जी, फ्यूडलिज्म मैंने आपको बता रखा है, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर कि फ्यूडलिज्म क्या था। फ्यूडलिज्म वही था भाई जो चौसर के टाइम पे बहुत फेमस था। क्या था फ्यूडलिज्म? कि सबसे ऊपर पोजीशन पे बैठे हैं किंग, सबसे ऊपर पोजीशन पे बैठे हैं किंग, फिर किंग हो गया, नॉबल्स हो गए, मिलिट्री हो गए, और सबसे अंत में आते हैं पीजेंट ग्रुप, फार्मर या गरीब लोग। ठीक है, यही तो था फ्यूडलिज्म, यही था फ्यूडलिज्म। ठीक है, और क्या था कि सेंट्रल मोनार्की स्ट्रेंथेंड, जो पूरे केंद्र पे वो राजा का वर्चस्व बन गया, सेंट्रल मोनार्की और मजबूत हुई। ठीक है, दिस चेंज डायरेक्टली अफेक्टेड द सोशल एंड लिटरेरी लाइफ, इसकी वजह से लोगों का सामाजिक और उनकी जो साहित्यिक लाइफ थी वो सब भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। हेनरी द 8 एंड रेनेसांस लर्निंग, हेनरी द 8 का रेनेसा में पुनर्निर्माण या रीबर्थ में किस प्रकार से सपोर्ट रहा? क्यों सपोर्ट रहा? क्योंकि उसके पहले लोगों का जो था, रेनेसा के पहले लोगों का पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम था, ह्यूमन के लिए नहीं रिलीजन के लिए सब कुछ लिख पढ़ रहे थे, सब कुछ रिलीजन को सर्वे सर्व मान रहे थे। तो हेनरी द 8 का भाई वैसा रिलीजन के प्रति कुछ खास डेडिकेशन नहीं दिखता है कि रिलीजन ही सब कुछ है। इन्होंने फोकस करा, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन स्कॉलर्स भी इंपॉर्टेंट है, बोले कि ह्यूमनिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेनेसा कल्चर को सपोर्ट किया, जितने भी बदलाव थे उन सबको एक्सेप्ट करा। दो ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ ग्रेट राइटर, लेकिन उन्होंने इनकरेज करा। हालांकि हेनरी द 8 अपने में, मतलब खुद वो एक अच्छे राइटर नहीं थे, लेकिन राइटर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करा, बहुत ज्यादा एनकरेज करा। ही एनकरेज्ड, वो राइटर नहीं थे लेकिन तब भी उन्होंने एनकरेज करा लर्निंग को, बताया कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई जरूरत है, उसको पढ़ो। कोर्ट कल्चर को और ज्यादा बढ़ाया। इंटेलेक्चुअल डिसीजन बहुत ज्यादा लेते थे, मैंने बताया था ना कि वो हाईली एजुकेटेड थे, हेनरी द 8 हाईली एजुकेटेड थे, इसलिए उनके जो डिसीजन होते थे वो इंटेलेक्चुअल डिसीजन हुआ करते थे। बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट इंग्लैंड बिकम रेडी फॉर द एलिजाबेथन रेनेसां, और क्योंकि हेनरी द 8 ने एक बेस तैयार किया था, यही कारण है कि एलिजाबेथ के एज में एक बड़ा रेनेसां हमें देखने को मिलता है, एक बड़ा गोल्डन एरा हमें देखने को मिलता है। आइए हेनरी द 8 का लिटरेचर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। इंपैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। हेनरी 8 रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट था कारण समझते हैं। इनके समय में पीस और स्टेबिलिटी आई, भाई बहुत पावरफुल थे तो कोई भी राजा इनसे लड़ाई करने में डरेगा, तो पीस आता है इनके समय में और स्टेबिलिटी। तो जब भी किसी देश में पीस और स्टेबिलिटी आती है तो वो देश समृद्ध बनता है। इट वीकन मेडिएबल फ्यूडल वैल्यूज, और इसने फ्यूडल वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, इट एनकरेज न्यू रेनेसां थिंकिंग, और इनकी वजह से एक नए थिंकिंग का जन्म होता है। राइटर्स डिड नॉट फ्लरिश फुली ड्यूरिंग हिज रीजन, बट ऐसा नहीं था कि इनके ही शासनकाल में सभी के सभी राइटर्स जो है वो फ्लरिश कर गए, क्योंकि उस समय वॉर खत्म होने के बाद अभी सेटअप बन ही रहा था। लेकिन
इन्होंने एक ग्राउंड तैयार करके दे दिया था शेक्सपियर के लिए, मार्लो के लिए और स्पेंसर के लिए। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एलिजाबेथ का एज गोल्डन एज बन पाया लिटरेचर में। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जो कि हेनरी द एट पे था, जो कि हेनरी द एट पे था। ठीक है, किस पे था? हेनरी द एट पे था। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़िए और मैं गारंटी कहती हूँ लिटरेचर आपका अब वीक पोर्शन नहीं रहेगा। मैं ट्रस्ट आप मुझ पे कर सकते हैं कि मैं आपको जो नोट्स अभी दे रही हूँ ये आपको रेपुटेटेड चैनल्स जो कि अपने आप को नेट के लिए कहते हैं उनके 50K के नोट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट फॉर योर सजेशन। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।